Hello and welcome back to my channel Criminology Gyan. I'm back with another lecture of previous year questions. So this is the part third of DSSB Welfare Officer previous year questions. अगर आपने part first and part second नहीं देखा है तो you can check the links in description of this video. And if you like my work, you can show your love by simply like, share and subscribe my channel. So without any further delay, let's get into the video. We are solving DSSB Welfare Officer question paper for the year 2019. And the first question is, in which year was the Convention on the Rights of Child adopted solely to children, thereby making it the most powerful and comprehensive instrument available for them? यूएनसीआरसी कौन सी ईयर में लागू हुआ था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट या पावरफुल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है बच्चों के राइट्स के लिए? एंड द ऑप्शंस आर 1986, 1987, 1988 or 1989, and the correct option is option D, 1989. So जो कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ऑन चाइल्डहुड दैट प्रोटेक्ट्स एंड फुलफिल्स चिल्ड्रंस राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. Selection of simple random sampling can be done by which of the following method? इनमें से किस तरीके से हम simple random sampling कर सकते हैं? And the options are lottery method, use of table of random numbers, grid system, या all of the above. And the correct option is option D, all of the above. So what is simple random sampling? जहां पर हम कोई भी चीज को या लोगों को चूज करते हैं और हर एक पर्सन के पास इक्वल चांस होता है फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इनटू माय रिसर्च. क्वेश्चन नंबर थर्ड. In which period Indian women had to severely suffer from problems, evils and inhuman practices? इनमें से किस टाइम पीरियड में वुमेन्स को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उस टाइम पर बहुत ज्यादा इविल प्रैक्टिसेस या इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होती थी? एंड द ऑप्शंस आर वैदिक पीरियड, एपिक पीरियड, medieval period और बुद्धिस्ट पीरियड. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, medieval period. जब आप medieval पीरियड की बात करते हैं तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग पीरियड फॉर इंडियन वुमेन. यहाँ पर औरतों को कम समझा जाता था लड़कों से, और वुमेन चाइल्ड जब बर्थ लेती थी तो उसको सेलिब्रेट भी नहीं किया जाता था. इस टाइम पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस, एविल प्रैक्टिसेस जिसे मैं कहूंगी, वो होते थे. जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया ना, जैसे सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, जोहर सिस्टम, देवदासी सिस्टम, और विडोज को रीमैरिज अलाउड नहीं था. इस तरीके की एविल प्रैक्टिसेस उस टाइम पीरियड में देखने को मिलती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट इज अप टू द एज ऑफ. किस उम्र तक हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट से प्रोटेक्शन हमारा राइट है? एंड द ऑप्शंस आर 12 years, 14 years, 16 years or none of the above. And the correct option is option B, 14 years. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में ये मेंशन है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसे किसी भी तरीके के हम हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीडियम थ्रू विच चेंजेस आर ब्रॉट इन द बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द क्लाइंट इज. इनमें से कौन सा तरीका हम यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट के पर्सनालिटी में या बिहेवियर में चेंज लाने के लिए? एंड द ऑप्शंस आर एटीट्यूड, लर्निंग, रिलेशनशिप या स्किल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रिलेशनशिप, ऑप्शन सी. देखिए, साइकोथेरेपी आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं या फिर एक नॉर्मल कोई भी एक सिचुएशन ले लेते हैं जहां पर अगर हमारा एक अच्छा रेपो बिल्ड ही नहीं है अपने क्लाइंट के साथ, तो वो हमारी बात क्यों समझेगा या क्यों जानना चाहेगा? उसे वो हमेशा डाउट में ही रहेगा कि क्या पता ये पर्सन मेरा जानना अच्छा सोचता भी है या नहीं सोचता. उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें उससे पहले अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. It states who amongst the following has used the term power elite for the political elite. इनमें से किसने टर्म पावर इलाइट यूज किया था पॉलिटिकल इलाइट के बदले में? एंड द ऑप्शंस आर विल्फ्रेडो पैरेटो, फ्लॉयड हंटर, राइट मिल्स या लेसवेल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट मिल्स. राइट मिल्स ने 1956 में पावर इलाइट टर्म यूज किया था पॉलिटिकल इलाइट के बदले में उन लोगों के लिए जो पावर को मोनोपोलाइज करते हैं या कंट्री को रूल करते हैं. Question number 7 states that the key proponent of the social disorganization theory is.
मेन प्रोपाउंडर्स या जिन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को दिया था, वो कौन है इनमें से? एंड द ऑप्शंस आर क्लिफोर्ड आर शॉ, सीजर लम्ब्रोसो, रॉबर्ट मर्टन और इमाइल डर्कheim. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्लिफोर्ड आर शॉ. तो शॉ एंड मैके की बहुत फेमस थ्योरी है, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी. तो वो उन्होंने क्या किया, जो फोकस है वो लोगों से हटाकर प्लेस पर लेके गए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई एक पर्सन क्राइम में इंडल्ज हो रहा है. तो मेन पर्सन नहीं, बल्कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क. इनमें से कौन सा सोशल केस वर्क का प्रिंसिपल नहीं है या सिद्धांत नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर acceptance, individualization, communication और judgmental attitude. And the option D is the correct answer, that is judgmental attitude. जब भी आप किसी फील्ड पर जाते हैं तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग मिलेंगे. तो आपको आपका जो क्लाइंट जैसा भी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज जो रिजल्ट जो आप जानना चाह रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा, लोगों का एक्चुअल नेचर आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाई द पीपल बिहेव लाइक द वे दे आर बिहेविंग. तो उसको समझने के लिए आपको ये प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, तो जिस स्टेट में है क्लाइंट उसी स्टेट में आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे एक मतलब नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से आप उसे देखेंगे. Next question is question number 9. Which of the following acts that gives protection to women from being kidnapped and compelled to become sex workers? इनमें से कौन सा एक्ट है जो वुमेन को प्रोटेक्शन देता है कि वो सेक्स वर्कर के लिए बनने के लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता? एंड द ऑप्शंस आर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट ऑफ 1956, द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 और द फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984. And the correct answer is option B, the Suppression of Immoral Traffic of Women and Girls Act of 1956. तो कोई भी ऐसा पर्सन जो वुमेन या गर्ल को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से फोर्सफुली या फिर बहका के ही मतलब एंटाइज करके प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से उसे लेकर जा रहा है ना, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी. Next question is question number 10. The dash emphasizes active participation by community agencies and citizens in an effort to contain the harmful behavior of young people. इनमें से कौन सा मॉडल कह सकते हैं जिसमें कम्युनिटी के एजेंसीज हैं और सिटीजन्स आपस में एफर्ट डालते हैं ताकि यंग पीपल के जो हार्मफुल बिहेवियर उनको रोका जा सके? एंड द ऑप्शंस आर पार्टिसिपेटरी मॉडल, ड्यू मॉडल, मल्टी डायमेंशनल मॉडल और प्राइमरी मॉडल. एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, पार्टिसिपेटरी मॉडल. देखो पार्टिसिपेटरी मॉडल के अंदर क्या होता है कि जितने भी लोकल कम्युनिटीज होती हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपस में ही मिलकर अपने लिए पॉलिसीज बनाते हैं या अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं. तो दैट इज पार्टिसिपेटरी मॉडल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिजर्वेशन ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द क्लाइंट विच इज डिस्क्लोज इन द प्रोफेशनल रिलेशनशिप ओनली इज कॉल्ड. इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जब भी आप एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं? जब भी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हैं आप और क्लाइंट आपसे अपने कोई सीक्रेट रिवील करता है तो आप उसे सीक्रेट रखते हैं. तो इस टर्म को क्या कहते हैं? कैथरेसिस, वेंटिलेशन, एम्पैथी या कॉन्फिडेंशियलिटी? And the correct answer is option D, confidentiality. So confidentiality is the preservation of the secret information concerning the client which is disclosed in the professional relationship only. Moving on to question number 12. Which of the following are the characteristics of alienation? इनमें कि alienation के क्या क्या characteristics हैं इनमें से? तो अगर आपको याद होगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी में मैंने ये alienation टर्म यूज किया था. ये alienation क्या होता है? So the options are differentiation and change, powerlessness and isolation, cooperation and conflict, mobility and disequilibrium. So the correct answer is powerlessness and isolation. देखो समझेंगे एलिनेशन क्या होता है. देखो एलिनेशन का मतलब होता है कि
जब आप अपने आप को सबसे अलग समझने लगे थे, तो एलियन वर्ड से याद आ रहा है ना, ALIEN, एलियन। एलियन क्या होता है? हमारे से लिंक्ड नहीं होते हैं, वो कहीं दूसरे देश से आते हैं ना, अपने आप को हमसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। तो जहां पर आप ऐसा अपने आप से दूसरों लोगों से ना अलग महसूस करने लगे कि ये चीजें मेरे लिए नहीं है, मैं इनसे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एलिनेशन के लिए टर्म, जो इन सब चीज के लिए ना एलिनेशन टर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेटरेंस इज, इनमें से डेटरेंस का एलिमेंट कौन सा है? सिवियरिटी, रैशनैलिटी, अनसर्टेनिटी, या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिवियरिटी। जब डिटरेंस का कॉन्सेप्ट जो है आपने उसमें पढ़ा होगा, अ, जब हम क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर डिटरेंस टर्म को समझाया हुआ है। डिटरेंस का मतलब होता है ना, डर। तो उसके पनिशमेंट में बताया गया था कि जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो सीवियर, सर्टेन और स्विफ्ट होनी चाहिए। सो वन ऑफ द कंपोनेंट वाज सिवियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आल्सो प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सोशल चेंज लाने में हेल्प करता है? इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, या बायोलॉजिकल? तो ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कल्चरल। देखो, कल्चरल लर्निंग एक ह्यूमन का बहुत जरूरी होता है। जब एक पर्सन एक सोसाइटी में रहता है तो उसकी सोसाइटी कुछ कल्चर्स फॉलो करती है जो ऑफ कोर्स उसे इन्फ्लुएंस करती है। और क्योंकि हम क्योंकि हम देखो सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, तो सोशल चेंज कहाँ से आएगा? सोसाइटी से ही आएगा। सोसाइटी में क्या कल्चर फॉलो किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए ही हम उस चेंजेस को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ promoting सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज by providing प्रोडक्टिव एसेट्स, इनपुट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द पुअर? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है, जहाँ पे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया जाता है इन रूरल एरियाज, है ना, गरीब लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है एसेट्स देके? तो इनमें से वो कौन से प्रोग्राम है? एंड द ऑप्शंस आर TDP 1959, DPAP 1979, DDP 1977, और ट्राइसेम TRYSEM 1979। And the correct answer is option D, TRISEM, that is training rural youth for self-employment. So this project was launched in the year 1979. इस प्रोजेक्ट का वन ऑफ द एम था कि जो रूरल यूथ है जिनकी एज 18 से 35 इयर्स के बीच में और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो उनको ट्रेन करना, टेक्निकल स्किल सिखाना, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सके एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, और बाकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उन सारी फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इंटरनेशनली इट हैज बीन एक्सेप्टेड दैट जुवेनाइल जस्टिस मस्ट बी बेस्ड ऑन, के इंटरनेशनली ये माना जा चुका है कि जो जुवेनाइल जस्टिस है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर जेंडर, लीगल राइट्स, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 3 में ये मेंशन्ड है कि जब भी कोई स्टेट की अथॉरिटी कोई भी डिसीजन लेती है जो बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या रखना चाहिए कि वो जो आप डिसीजन ले रहे हो वो बच्चे के भलाई के लिए होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। सबसे पहला जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए। Moving on to question number 17, which states that the diagnostic school is basically founded on the dash of psychoanalysis. तो डायग्नोस्टिक स्कूल जो है आपको रिचमंड मैरी का मैंने बताया था सोशल वर्क में जो टर्म आया था डायग्नोस्टिक स्कूल, तो ये किस थ्योरी पर बेस्ड है? एंड द ऑप्शंस आर फ्रूडियन थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्रूडियन थ्योरी। So the diagnostic process consists of a critical study of a client and his or her situation and the trouble concerning which help is sought or need for the purpose of understanding the nature of the difficulty with increasing details and accuracy. Okay. And the correct option is option A, फ्रूडियन थ्योरी। तो डायग्नोस्टिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब हम क्लाइंट के क्रिटिकल स्टडी करते हैं या उसकी सिचुएशन का क्रिटिकल स्टडी करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि एक्चुअल में जो मेजर प्रॉब्लम कहाँ पर है।
कहाँ पर लाई कर रही है। So that is diagnostic. तो दैट इज डायग्नोस्टिक प्रोसेस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जिन्हें फाउंडर ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी भी कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर एल्फ्रेड एंड द ऑप्शंस आर एल्फ्रेड स्क्यूज, एडमंड हुसर्ल, कार्ल मेनहिम, मैक्स वेबर। एंड द करेक्ट आंसर इज एल्फ्रेड स्क्यूज। तो फिनोमेनोलॉजी क्या होता है कि चीजों की स्टडी करना जैसे कि वो है, जिस तरीके से वो चीज है उसी वे में उसको स्टडी करना, उसे हम फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द गोल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज टू। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गोल्स क्या है? ऑप्शन है प्रिवेंट क्राइम, मेंटेन जस्टिस, कंट्रोल क्राइम, या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका काम मेन ये है कि सोसाइटी में क्रिमिनलिटी का जो लेवल है उसको कम करना। वो कैसे वो कर सकते हैं? सबसे ज्यादा क्राइम को रिपोर्ट करके, सेकेंड थिंग, जो भी एक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन करके, उसको पनिशमेंट दिलवा के, और प्रॉपर जस्टिस देकर विक्टिम को। ठीक है, इन सब तरीकों से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इन अटेंशन इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वंस अटेंशन, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट फैक्टर। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो इन अटेंशन के लिए पॉजिटिव फैक्टर है, कि इनमें से अगर ये फैक्टर नहीं रहेगा तो पर्सन को इन अटेंशन होगा ही होगा। एंड द ऑप्शंस आर एज, जेंडर, लैक ऑफ इंटरेस्ट और स्टेटस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। एज, जेंडर और स्टेटस सेकेंडरी हो जाते हैं जब पर्सन को किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जिसकी वजह से इनअटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें से? एंड द ऑप्शंस आर वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। एंड बी ऑप्शन इज डी, democratization, decentralization and modernization. Option C is urbanization, localization, modernization, and option D is secularization, westernization and sanskritization. And the correct option is democratization, decentralization and modernization. सो पंचायती राज क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जहां पर लोग अपने डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पर्सन हु यूज स्पेशल मैपिंग टू एग्जामिन द रेजिडेंशियल लोकेशंस ऑफ जुवेनाइल रेफर टू कोर्ट। एंड द ऑप्शंस आर क्लिफोर्ड आर शॉ, हेनरी डी मैके, बोथ ए एंड बी, और फ्रेडरिक इंगल्स। सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। देखो, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की हमने पहले भी बात करी थी। ये प्लेस बेस्ड थ्योरी है क्राइम का, कि पर्सन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सोसाइटी के अंदर इतने फैक्ट। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है प्लेस बेस्ड थ्योरी है, जो बात करती है कि सोसाइटी के अंदर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो क्राइम कमिट करे। और इसे डेवलप किया था क्लिफोर्ड शॉ एंड हेनरी मैके ने। और उन्होंने ही मेन यहाँ पर ना जुवेनाइल्स के बारे में बात करी थी, कि व्हाई जुवेनाइल गैंग्स आर फॉर्म्ड, व्हाट आर द नेचर ऑफ दिस जुवेनाइल गैंग, उन सब के बारे में बात करी थी। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 23, psychosocial theory was propounded through Leon Festinger, Lev Vygotsky, Carl Jung और Hamilton. And the correct option is option D, Hamilton. 1941 में गॉर्डन हैमिल्टन ने सोशल डायग्नोसिस जो टर्म है उसको रीनेम करके साइको सोशल स्टडी टर्म दिया। क्वेश्चन नंबर 24, रॉबर्ट के मर्टन टाइपोलॉजी ऑफ मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडेप्टेशन, द रिजेक्शन ऑफ कल्चरल गोल्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स लीड्स टू। तो हमें याद है कि रॉबर्ट के मर्टन ने जो अपनी टाइपोलॉजीज दी थी, कि कैसे एक इंडिविजुअल के मीन्स और गोल्स डिफर करते हैं, कहीं वो रिजेक्ट करता है किसी चीज को तो कहीं पर एक्सेप्ट करता है। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, वो कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को एक्सेप्ट करता है, तो इनमें से कौन सा ये मोड वो अडॉप्ट कर रहा है? ऑप्शन ए इज कंफर्मिटी, रिचुअलिज्म, इनोवेशन और रिटेटिज्म। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिचुअलिज्म। जो सोशली अप्रूव्ड मीन्स है उन्हें ही हम
यहाँ पर हम सोशली अप्रूव्ड मीन्स है उसको वो पर्सन फॉलो कर रहा है, मगर जो उसके गोल्स हैं वो मतलब जो अमेरिकन ड्रीम था और वो इतना ज्यादा इल्यूसिव नहीं है, ठीक है, वो लेस इल्यूसिव है। द लास्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी। इनमें से किसे फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर जेरेमी बेंथम, सीजर लोम्ब्रोसो, बेंजामिन मेंडलसन या एनरिको फेराई। Correct answer is option C, Benjamin Mendelssohn. So he coined the term victimology in the year 1947, जहां पर उन्होंने क्राइम विक्टिम्स के साइंटिफिक स्टडी के लिए इस टर्म को यूज किया था। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।